सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश कैसे करें, इस विषय वस्तु पर चर्चा लगातार होना है। जब यह चर्चा समाप्त होगी तो हम लोग D4 कुंडली पर अध्ययन लगातार करेंगे। सदस्यों का सुझाव यह है कि जब दो दो रोज कक्षा होता है तो विषय वस्तु रूटीन टूट जाता है, भंग हो जाता है, और जो कोई एक टॉपिक चले तो लगातार चले तो अच्छा रहता है। तो हमने उसी पर अमल करते हुए सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन जो बरकुंडली की अध्ययन किए करते थे, हम लोग नहीं करेंगे। प्रत्येक महीना में एक बरकुंडली का अध्ययन लगातार करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, यह होगा। तो पिछली कक्षा में कुंडली का फलादेश करें। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने काफी सूत्रों का प्रयास किया समझने का कि पूर्व में किन किन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो सुदर्शन कुंडली के 5 कम से कम 4-5 नियम जो हम लोगों ने जनरली ऐसे कि हालांकि काफी नियम है, कम से कम 4-5 नियमों पर हम लोगों को अवश्य अनुपालन करने चाहिए। उसके बाद में अन्य भी कई सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया था। तो जो सबसे लास्ट में जो कल की कक्षा में जिन सूत्रों का हम लोगों ने चर्चा किया था, कोई सदस्य को यदि याद हो तो लास्ट वाले एक सूत्र को बोल दे। आठवां भाव संशोधन का भाव है। एग्जाम पर कुंडली में जो जातक है वो बहुत ही बुद्धिशाली होगा। पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, हम कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं, अति सुंदर बात है। तो आज का विषय वस्तु है कि कुंडली का फलादेश कैसे करें, भाग 3। और हमारा जो विचार है, जो जिस भाव को हमने केंद्र बिंदु माना है वह पंचम भाव माना है। आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कुंडली पर जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो उस भाव से संबंधित की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने कल की कक्षा में यह चर्चा किया था कि जिस भाव का हम लोगों को फलादेश करना हो उस भाव से केंद्र में और त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह हों, अच्छी स्थिति के ग्रह हों, बलवान ग्रह हों, शुभ स्थिति में हों तो भाव का फल बहुत अच्छा होता है। तो इस उदाहरण कुंडली के केंद्र भाव की यहाँ बात किया जाए तो हमने जो पंचम भाव लिया है तो पंचम से चौथा, पंचम से पंचम, पंचम से सातवां, पंचम से नौवां एवं पंचम से 10वां, यह इस भाव के लिए शुभ भाव हो गए। इन भावों में अगर ग्रह गण अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं तो पंचम भाव का फल अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए पंचम से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति है, जो नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराशि के हैं, अच्छे फल प्रदाता हो गए। एवं D24 जो विद्या की कुंडली है विद्या बुद्धि के लिए, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराशि के हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा हो गया। सूर्य देव की स्थिति माने केंद्र में अगर है, भाव से केंद्र में है सूर्य की स्थिति, तो सूर्य को नवमांश कुंडली में देखिए या देवगुरु बृहस्पति के राशि में है। एवं नवमांश कुंडली में शनि की राशि में है। मकर राशि के सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं, बुरे फल नहीं देते, परंतु यह जिस राशि में बैठे हुए हैं वह लग्न कुंडली के 12वें भाव में है, थोड़ी सी स्थिति खराब हुआ। सूर्य एवं शनि में यहाँ पर शत्रुता तो है परंतु तत्कालिक मित्रता हो गया, तो यह सम की स्थिति हो गई। सूर्य एवं शनि में तत्कालिक मित्रता है, इसलिए अपने यह सम भाव में बैठे हुए शनिदेव इन्हें नुकसान नहीं करने वाले। शनिदेव दूसरे भाव के D24 कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी है, जो दूसरा भाव जो होता है वह विद्या का भाव होता है, विद्या की क्षमताओं का भाव होता है, तो यह अच्छा ही माना जाएगा। शुक्रदेव स्वराशि के हैं, अच्छी स्थिति है, पंचम से पंचम त्रिकोण की अच्छी स्थिति है। नवमांश कुंडली में अपने मित्र के साथ शुभ ग्रह की राशि में है शुक्रदेव। शुक्रदेव यहाँ मंगल की राशि में आ गए। मंगल जो है ये मंगल देव क्या है, तो मंगल देव यहाँ से शुक्र के तत्कालिक मित्रता में भी हैं और शुक्र मंगल को सम भी मानता है, तो सम और मित्र मित्र हो जाते हैं, तो शुक्र देव अपने मित्र की राशि में है। वर्ग कुंडलियों में नीच के ग्रह के साथ में यदि कोई ग्रह युक्त होता है तो वह उतना नुकसानदायक नहीं होता, परंतु अच्छी स्थिति भी तो नहीं कही जा सकती।
क्योंकि यह विद्या बुद्धि के कुंडली के लिए D24 कुंडली का फलादेश हम लोग लग्न कुंडली के जैसे करेंगे। अब फल कैसे देंगे? यह शनिदेव स्वयं लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश अपने लिए अच्छा ही फल देता है। बात विद्या बुद्धि की हो रही है, बात विद्या बुद्धि की हो रही है, और D24 कुंडली के ये पंचम भाव में नीच के होकर के बैठ गए हैं, जो विद्या भाव के स्वामी भी है। दूसरे भाव को विद्या भाव कहा जाता है। अंशात्मक मान से यह 17 अंशों के हैं, बलवान भी है। नवमांश कुंडली में ये सुभग्रह की शुक्रदेव की राशि में है, 9 नंबर की राशि में, जो लाभ भाव में बनता है। विद्या बुद्धि काफी होगी, तेज होगा, परंतु नीच शनि का कुछ ना कुछ गुण तो नीचता वाली आ ही जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव पंचम भाव में भी हैं एवं नीच के ग्रह के साथ में। यहाँ दिख तो रहे हैं अच्छे, यह लग्न कुंडली का भाग्य भाव है। भाग्य से बहुत, यह लड़का जिसकी कुंडली होगी यह बहुत ही मजबूत होगा, बुद्धिमान भी होगा, तेज भी होगा, लेकिन थोड़ी सी नीचता आ गई कि नहीं आ गई? जी गुरुदेव। नीचता आ गई। इसके बाद में भाव से यहाँ पर देखा जाए, जो सप्तम भाव में मंगल देव है, इनकी भी स्थिति अच्छी है, सुभग्रह की राशि में है। नवमांश कुंडली में भी सुभग्रह की राशि में है। मंगल देव गुरु को तो मित्र ही मानते हैं, यानी कि लग्न कुंडली में मित्र की राशि में है। नवमांश कुंडली में कहाँ है? तो नवमांश कुंडली में अपने समग्रह के राशि में है। तो लग्न कुंडली के तत्कालिक मित्रता को देखा जाता है, तो यहाँ पर तत्कालिक मित्र भी हैं, तो तत्कालिक मित्र एवं सम मित्र की स्थिति में आ गए, अच्छी स्थिति हो गई। D24 कुंडली में लेकिन ये नीच के हो गए, अच्छी स्थिति है, बलवान है, लेकिन विद्या बुद्धि के लिए यह क्या हो गया? मंगल नीच के जैसे फल देंगे ना। जी गुरुजी। मंगल के अंशात्मक मान को देखे, 4 अंश हैं और यह विषम राशि में है। विषम राशि के जो 4 अंश के ग्रह होते हैं वह बाल अवस्था में होते हैं। बाल अवस्था के ग्रह जल्दी सीखता है, लेकिन सीखेगा कैसा? मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, जो D24 कुंडली में 8वें भाव में, और वो भी नीच राशि के साथ में है और राहु के साथ में है। साहस की कमी नहीं होगी, साहस काफी होगा पढ़ाई के क्षेत्र के लिए, सोच के लिए, परंतु क्षेत्र उत्तम होगा या खराब होगा? यही शुभ स्थिति में होते, उच्च के होते तो शुभ स्थिति के लिए उच्च सोच होता ना, ऊंचा। अगर नीच के हो गए तो अब आप लोगों में से कोई सदस्य खराब नहीं, फल देंगे गुरुजी। हाँ वही सोच थोड़ा खराब हो जाएगा, और साहस के साथ में सोच खराब होगा, क्योंकि राहु भी साथ में है, राहु भ्रमित भी है। मैं था और मोबाइल लाइट लगा के लाइट गई थी, पढ़ रही थी मैं जुड़ी था सही में। लेकिन इसका परिहार हो रहा है, लेकिन इसका परिहार हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। जितना डीपली हम लोग सीख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उतना ही डीपली जब भी आपके पास में कुंडली आए तो उतना डीपली फलादेश करने का प्रयास करें। नियम यह है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उसी राशि में यदि कोई ग्रह उच्च का होने वाला उस राशि में हो या उस राशि को देख ले तो नीच भंग भी होता है। तो नीच भंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर यह तो धन भाव की कुंडली है नहीं, धन से संबंधित तो फल मिलना नहीं है, यह तो विद्या बुद्धि से संबंधित फल मिलना है। इसलिए यह छोटी बुद्धि, जो छोटी सोच की हम लोगों ने चर्चा किया था, वह सीधे उल्टा हो गया। क्या हो गया? सोच अच्छी हो गई, अच्छे हो गए। एवं D24 कुंडली के लग्नेश के द्वारा उच्च की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति है। वर्ग कुंडलियों में भी दृष्टियां ली जाती है, युतियां ली जाती है, योग लिए जाते हैं, लेकिन केवल उसी क्षेत्र के लिए। तो विद्या का क्षेत्र उत्तम हो गया कि नहीं हो गया?
इस नजरिए से। इसके बाद में नवम भाव में केतु देव हैं। नवम भाव में केतु देव हैं, जो केतु देव लग्न को देख रहे हैं, यानी कि पंचम भाव को देख रहे हैं। केतु के पंचम भाव पर दृष्टि विद्या बुद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, संतान वगैरह के लिए अलग बात हो, लेकिन विद्या बुद्धि को शिखर तक ले जाने का काम करते हैं। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि थोड़ा मंद बुद्धि को बात जातक को बनाता है किसी किसी परिस्थितियों में, लेकिन केतु देव की दृष्टि थोड़ा तेज बुद्धि का बनाता है, इसलिए जातक तेज बुद्धि की होने की संभावना है। तो जिस भाव का हम लोग को फलादेश करना हो, उस भाव से लग्न में, केंद्र में, सप्तम दसम, यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों में अगर भावों में स्थित, यानी कि भाव से केंद्र और त्रिकोण में जो भी ग्रह स्थित हो, अगर शुभ स्थिति के हों तो अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अगर इस ग्रहों की स्थिति खराब हो तो खराब फल। तो इस सूत्र के आधार पर जिस बच्चे की यह कुंडली है, उम्र समथिंग अबाउट 10 वर्ष के आसपास में होगा, तो विद्या कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी? बुद्धि तेज और अच्छी। और साथ में राहु है मंगल के भाव से, पंचम भाव का फलादेश करें, पंचम भाव से चौथे में राहु की भी तो है। तो राहु क्या करेगा? चंचल मना बनाएगा, शरारती बनाएगा, तेज तरार बनाएगा, क्योंकि मन में तो राहु ही है ना। और यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि राहु शुभ भाव के स्वामियों से दृष्ट हो जाता है तो बड़ा अच्छा फल देता है, राहु का अंशात्मा, यह वाली बात है, तो कुछ अच्छा ही देगा। अब इसके बाद में अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है कि जिस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो उस भाव का फल अच्छा मिलता है। इस भाव में शुभ ग्रह है, पंचम भाव में की फलादेश हम लोग सीख रहे हैं, तो इस भाव में शुभ ग्रह की स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, सौम्य चंद्रमा है। चंद्रमा में सौम्यता होता है, सौम्य ग्रह है, भाव का फल अच्छा हो गया। अगर यहीं पे, लेकिन चंद्रमा बुध को तो मित्र मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, परंतु बुध के साथ में चंद्रमा की यहाँ पर तत्कालिक मित्रता भी है, इसलिए यह शत्रुता भूल गया इस जातक के लिए। भूल गया या शत्रुता बरकरार है? भूल गया। सब हो गया गुरु जी। शत्रुता भूल गया। तो बुद्धि में सौम्यता तो है, यानी कि जितना ही ज्ञान होगा, अगर कोई व्यक्ति, अगर यह छोटा बच्चा है, 10 साल का है, 9 साल 10 साल का है, तो समझाने पर यह मान भी जाएगा बातों को, लेकिन थोड़ा देर से जिद करके मानेगा, क्योंकि मंगल की भी जो दृष्टि है, मंगल का स्वभाव थोड़ा जिद का भी होता है, साहस का होता है। स्वयं पराक्रम भाव के स्वामी हो गए तो थोड़ा पराक्रम और बढ़ जाना, साहस और बढ़ जाना, थोड़ी सी तो है, जिद तो थोड़ा कर सकता है, जाते कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जी गुरु जी। और मंगल की दृष्टि देखिए वाणी भाव पर भी है और बुद्धि भाव पर भी है, लेकिन संघर्ष भाव पर भी है। या कंपटीशन से पीछे भी भागेगा, कंपटीशन से, क्योंकि कंपटीशन भाव पर, यानी कि होता नहीं है, बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम देना बहुत से बच्चों का एक हॉबी हो जाता है कि चलो भाई 1 साल में किसी नवोदय विद्यालय को निकालना है या सैनिक विद्यालय को निकालना है, तो उस वर्ष जितने पर प्रतिभावान विद्यालय की फॉर्म निकलेंगे सभी विद्यालयों के लिए फॉर्म भरेगा। बहुत से बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है, था जबरदस्ती। बहुत से बच्चे होते हैं कि नहीं छोड़ दीजिए ना, एक ही तो काफी है। ऐसी स्थितियां हो सकती है, होने की संभावनाएं है या नहीं है? हे गुरुजी, मंगल की नीच की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि हुई तो संघर्ष के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, तो इसके लिए मंगल का उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब तक विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना की कमी अगर दिखता है तो यह कब होगा? तो यदि परीक्षा का समय आ रहा हो और मंगल की दशाएं चल रही हो, मंगल की ही दशाएं चल रही हो, और मंगल इनके जन्म कुंडली में चाहे वह 11वें भाव में गोचर कर रहे हों, या मंगल मेष राशि के ही हों, यहाँ पर गोचर कर रहे हों, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, या मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हों अपने उच्च राशि में,
या मंगल देव कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि मंगल देव छठे भाव को अगर देख रहे हैं अपने गोचर से और मंगल की दशाएं भी चल रही है, उस वक्त परीक्षाओं में थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों को समस्याएं बच्चे को आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है गुरुजी। आ सकती है, एक नंबर वाली बात। दूसरी बात, अब अगले सूत्र पर चलते हैं हम लोग। यदि जिस भाव का फलादेश हम लोग कर रहे हैं उस भाव के फलादेश में 11वें भाव में बैठे हुए भाव से 11वें या लग्न से 11वें, भाव से 11वें या लग्न से 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह से संबंधित भाव या भावेश का संबंध बन जाता है तो उस भाव का फल शुभ हो जाता है, यानी कि भाव के फलों में वृद्धि होती है। गुरुजी एक बार फिर से बोलिए। हमने यहां पर यह कहा कि जिस भाव का आप फलादेश कर रहे हैं, जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव या भावेश से लग्न से 11वें या भाव से 11वें में बैठे ग्रह का संबंध संबंधित भाव से हो जाए या भावेश से हो जाए, यानी कि जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव या भाव के भावेश से, यानी कि अब जिस किस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, पंचम भाव का फलादेश सीख रहे हैं ना कोई तो भाव आधार मानना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर पंचम भाव का आधार हमने मान लिया, तब पंचम भाव को या पंचम भाव के स्वामी को भाव से 11वें या लग्न से 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह के द्वारा भाव को देखा जाता हो या भावेश को देखा जाता हो तो उत्तम बात, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं संबंधित भाव के लिए, ये लाभ भाव हो जाता है। 11वें भाव के स्वामी के द्वारा संबंधित भाव को देखा जाना अच्छी बात नहीं है, तो क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे होते तब भी अच्छी बात ही होती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है। तो निपुणता कहाँ से आएगी? बुद्धिमता होगा तभी निपुणता आएगी। तो क्या देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी हैं, एक लाभ भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, और यहाँ पर देखेंगे तो बुद्धिमता बढ़ाएंगे तभी तो विद्या में निपुणता आएगी ना। जी गुरुजी। तो विद्या के निपुणता के लिए अच्छे फल ले लेंगे। अन्य प्रश्नों के लिए जो इनके कारकत्वों के अंतर्गत नहीं आता है उसके लिए 11वें भाव के स्वामी बनकर बुरे फल भी दे सकते हैं। एक ग्रह के कई कई कारकत्व होते हैं, सभी ग्रह अपने सभी ग्रहों के कारकत्वों के लिए अच्छे फल कभी नहीं देते। आप लोग देखेंगे पाएंगे जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसको देखेंगे कि उन ग्रहों की दशा में उन ग्रहों से संबंधित सभी कारकत्वों का नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होता, किसी न किसी कारकत्वों से लाभ भी मिलता है। ऐसा मिलाकर देखेंगे आप लोग। आप लोग तो समूह में कुछ लिखते नहीं है, समूह में लिखना चाहिए। जहाँ पे चर्चा हो रही हो कोई प्रश्न आ जाए तो उसको संशोधन करके समूह में लिखें ताकि अन्य सदस्यों की भी जिज्ञासा बढ़े लिखने के लिए। जब एक दो सदस्य लिखता है तो अन्य सदस्यों की भी जिज्ञासा बढ़ती है। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम लोगों ने क्या
समझा। तो यहाँ पर लग्न कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न के लिए अच्छे फल देते हैं, या बुद्धिमता किसको चाहिए, तो लग्न को चाहिए, इसलिए मंगल अच्छे फल प्रदाता हो गए। स्वयं मंगल नीच के भी हैं यहाँ पर, तो इनकी दृष्टि पड़ने से, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से नीच भंग भी हो गया, जो बुद्धिमता के को देख रहे हैं, और बुद्धिमता क्षेत्र में ही नीच भंग हुआ। तो यह जातक क्या होगा, मंगल तार्किक क्षमताओं के भी कारक हैं, तो व्यक्ति तार्किक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। साथ में भाव के स्वामी बुध देव जो वाणी के कारक हैं, राहु के साथ में युक्त भी हैं, तो तार्किक क्षमता में और वृद्धि हो जाएगा। राहु का संलिप्तता तार्किक क्षमताओं में वृद्धि दे देता है। यह भी बात है कि पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु या युति केंद्र भाव में है, यह भी एक प्रकार का अपने आप में राजयोग ही है। राजयोग है या नहीं है? जी बना। जी गुरुजी। अब इसके बाद में अब अगले सूत्र पर चलते हैं कि जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, उस भाव से त्रिशदाय भाव को देखें। अगला सूत्र, जिस भाव को हम लोग फलादेश कर रहे हैं उसके उस भाव से त्रिशदाय भाव को देखें। त्रिशदाय भाव कौन कौन सा होता है? त्रिशदाय तीसरा, तीसरा, छठा, 11, तीसरा, छठा एवं 11वां। अगर इस भाव में अगर पाप ग्रह हैं, इस भाव में यदि पाप ग्रह है, तो भाव के फलों में हानि करता है। अब प्रथम दृष्टया देखा जाए, क्या यह नुकसानदायक स्थिति है या सुखदायक है? प्रथम दृष्टया तो हानिकारक ही हो गया ना, क्योंकि तीसरे भाव में राहु देव हैं और बुध के साथ में युक्त हैं। राहु एवं बुध की युति में अंशात्मक मान में 4 अंशों का अंतर है, एक नौमांसी आगे पीछे है देखा जाए तो। बुध पापक हुए या शुभग्रह? बुधदेव पापग्रह हो, गुरुदेव। पाप ग्रह है। बुधदेव पापग्रह हो गए। शनिदेव यहाँ पापग्रह है या शुभग्रह? तो यहाँ पर तो ये शनिदेव शुभग्रह है, क्योंकि स्वयं ये लग्नेश है। लग्नेश कभी भी पापग्रह नहीं कहा जाता, लग्नेश सदैव शुभग्रह होता है। लग्नेश सदैव शुभ ग्रह होता है। शुभग्रह होता है, ऐसा आप लोगों ने कई बार सुना हो। हाँ, अब यहाँ पर शुभग्रह और पापग्रह का परिभाषा हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी भी भाव के फलादेश नहीं कर रहे हैं, फलादेश के सूत्रों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। फलादेश के सूत्र जितना ही डिटेल में समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप लोग सोमवार की कक्षा में, अभ्यास कक्षा में आप लोग नहीं बोलते, इसके लिए हमने इस प्रकार की कक्षाओं का आयोजन किया। तो अंतर क्या हो जाता है? पापग्रह तो पापग्रह, नैसर्गिक गुण तो सदैव बने ही रहते हैं, नैसर्गिक गुण सदैव साथ में रहते हैं। लेकिन लग्नेश सदैव अपने हितों के लिए बेचैन रहता है कि हमारा लाभ कहां से हो। तो जो अपने हितों के लिए, यानी कि जो ग्रह लग्न के लिए सदैव अच्छा चाहता है, वह लग्न के लिए तो शुभाग्रह ही हो गया। लेकिन नैसर्गिक गुण जैसा होगा उसी प्रकार अपने फायदे के लिए सोचेगा व्यक्ति। अगर शुभग्रह लग्नेश हो तो अच्छे कायदा के लिए हितों से अपने फायदे की बात सोचेगा। अगर पापग्रह है तो किसी भी जिस प्रकार का उसका गुण धर्म है उसी प्रकार से अपने फायदे के लिए सोचेगा ना। जी गुरुजी।
तो इसलिए शुभग्रह पापग्रह का थोड़ा सा अंतर गुण हो जाता है। शुभग्रह के अच्छे स्वभाव होते हैं, इसलिए अच्छी बात है। लेकिन लग्नेश को सदैव शुभग्रह माना जाता है, एवं जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव के लिए उस भाव का भावेश भी शुभग्रह ही होता है, क्योंकि भावेश सदैव शुभग्रह ही माने जाते हैं। तीसरे भाव के राहु राजयोग भी देते हैं। तो जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं उससे तीसरे भाव में राहु देव है, राजयोग बना दिए, एवं लग्नेश के साथ में लग्नेश नहीं कहेंगे, जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं तो वो उसी भाव को अगर लग्न मान लेते हैं तो लग्नेश हुआ या नहीं हुआ बुधदेव? हो जाएंगे गुरुजी। और तीसरे भाव में तो कहीं हद तक बुद्धिमत्ता कैसी होगी, क्या नुकसान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे तो पापग्रह की स्थिति बनी नुकसान देगा, यानी कि छोटी विचारधारे से ज्ञान काफी बढ़ जाएगा। यानी कि छोटा बुद्धि वाले ज्ञान, जैसे कि एक होता है उदारवादी ज्ञान, एक होता है स्वार्थी ज्ञान। यानी कि अभी तक जितने सूत्रों का हम लोगों ने चर्चा किया उस सूत्रों के आधार पर यह बहुत ही लड़का शार्प माइंडेड बना, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अच्छा या बुरा, शार्प माइंडेड बना। परंतु कुछ योग ऐसे भी हैं जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा नीच भंग हो जाना, पंचम भाव में शुक्र चंद्रमा का हो जाना, शनिदेव लग्नेश भी है, लग्नेश सदैव शुभग्रह होते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे नीच का हो जाना लग्नेश का D24 कुंडली में। तो यदि इस शनि का उपाय किया जाए जो नीच के हो गए, तो यहां से जो त्रिशदाय भाव जो बना छठा, जो यहाँ से यह नुकसान दे रहे हैं नवमान D24 कुंडली में, जो शनि देव जो नीच राशि में है, यह जो थोड़ा खराब बुद्धि दे रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा जो राजयोग बन रहा है, विपरीत नीच भंग राजयोग बुद्धि विद्या के लिए, उसको यह शनि प्रभावहीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वयं लग्नेश ही खराब कर रहा है ना। लग्न कुंडली के लग्नेश के द्वारा ही D24 की बुद्धिमत्ता बुद्धि भाव को खराब किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जी गुरुजी। किया जा रहा है। अगर शनि देव का अगर उपाय किया जाए, अगर शनि देव का उपाय किया जाए तो फिर विद्या का जो मोड़ है, जो एक छोटी बुद्धि के उच्च शिक्षा और अच्छी बुद्धि की उच्च शिक्षा, तो शनि देव का उपाय किया जाएगा तो फिर किस क्षेत्र की विद्या बुद्धि में प्रखरता आएगी? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं, यहाँ पर क्वालिटी पर है, सकारात्मक एक नकारात्मक, अच्छी या बुरी। शनिदेव का उपाय किया जाए तो अच्छी बुद्धि का बढ़ावा होगा, बढ़ावा हो जाएगा। और बुध का उपाय करने पर शनिदेव के भी उपाय हो जाते हैं। अगर बुध देव का उपाय करते हैं तो शनिदेव का भी उपाय और पंचम भाव के स्वामी का भी उपाय। बुध मजबूत हो जाएंगे तो राहु भ्रमित नहीं करेगा बुद्धिमत्ता को ना। तो बुध का उपाय किया जाना ज्यादा जरूरी है या कैसा है? जरूरी है गुरुजी, क्योंकि जड़ दोष में आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि तीसरे छठे 11वें भाव में जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव में यदि पापग्रह हो तो भाव के फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनकी खूब बढ़िया से विचार करें एवं उपाय भी करने का प्रयास करें। अब यह अग्नि तत्व में बुध देव है। अगर बुधवार के दिन, हालांकि सभी ग्रहों की पूजा किसी तो सब दिन नहीं होता, बुधवार के दिन बृहद खूब बढ़िया ढंग से शंकर जी का पूजा पाठ करके एवं बुद्ध शंकर जी के भी नाम से कुछ हवन किया जाए, साथ में बुद्ध के मंत्रों से चिरचिरी के समिधा से अगर हवन किया जाए तो बहुत
उत्तम होगा, क्योंकि बुधदेव अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं। तो अग्नि तत्व के ग्रहों के लिए हवन उत्तम बतलाया गया है। या प्रत्येक बुधवार को जब भी जातक पढ़ने के लिए बैठे, तब शाम में, प्रत्येक बुधवार के शाम में जब जातक बैठने के लिए बैठता है होमवर्क, तो इसके टेबल पर या उसके कमरे में, आजकल तो खैर दिया जलता नहीं है, दीप जलता नहीं है, वो टेबल लैंप है या मरकरी ट्यूबलाइट है, बिजली वाला है, वह चलता है। तो एक इसके रूम में दिया जला दिया जाए पढ़ते वक्त शाम में, बुधवार के बुधवार अगर दिया जला दिया जाता है, ऐसे जगह पे रखा जाए कि पढ़ते समय अगर इधर उधर नजर करे तो जातक उस दिया को देख भी ले, तो भी यह उपाय बहुत उत्तम है प्रत्येक बुधवार को। तो यदि प्रत्येक बुधवार को अगर भूल जाते हैं तो प्रतिदिन ही आदत बना लिया जाए, प्रतिदिन ही आदत बना लिया जाए, तो बुध देव को बल मिलेगा, क्योंकि यह सातवें भाव में है। सातवां भाव विरोधी का होता है, 10 वर्ष का व्यक्ति लड़का है, सहयोगियों का भी होता है। बुधवार के बुधवार अपनी उम्र के बच्चों के साथ बाहर लॉन में बैठकर अगर ग्रुप डिस्कशन करता है, कुछ जवाब सवाल करता है, तो भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह तो विद्यार्थी है 9-10 साल का। क्या उपाय विद्यार्थी कर सकता है, क्या उपाय उसके माता पिता कर सकते हैं, हम सबों को इन सबों पर विचार करके फिर सुझाव सलाह देने चाहिए। क्या जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं उस भाव में लग्न कुंडली के लगने से हैं? जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हो, अगर उस भाव में लग्न कुंडली का लग्नेश या संबंधित वर्ग कुंडली का लग्नेश का संबंध बन रहा है, तो इस उदाहरण कुंडली में हम लोग पंचम भाव का फलादेश कर रहे हैं। पंच और लग्नेश कौन है? शनिदेव है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है, चौथे भाव पर है एवं 7वें भाव पर है। 7वें भाव पर भाव के स्वामी को लग्नेश अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जिस भाव के पर या भाव के स्वामी पर लग्नेश की दृष्टि होती है, या लग्न उस जिस भाव में होते हैं लग्नेश, उस भाव की वृद्धि करते हैं। यह सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिस भाव में लग्नेश बैठते हैं या जिस भाव के स्वामी को लग्नेश देखते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव के फलों की वृद्धि हो गई, इसलिए बुद्धिमत्ता तो काफी होगी, बुद्धिमत्ता में कमी नहीं होने की संभावनाएं हैं। यह सूत्र इस पर लग रहा है। इससे अगला सूत्र, जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हैं उस भाव का स्वामी अपने भाव से 8वें न हो। 8वें में अगर चला जाता है तो उसका उपाय जटिल हो जाता है, बहुत समस्याओं के साथ में उसके उपाय होते हैं, देर से फायदा देता है। हालांकि भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठे 8वें 12वें हो तो भाव के फलों में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, परंतु 6ठा ठीक है, उपाय आसानी से हो जाते हैं, 12वें ठीक है, उपाय आसानी से हो जाते हैं। परंतु भाव का स्वामी अपने भाव से यदि 8वें हो जाए
यदि पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में, लग्न कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव के फलादेश के लिए अच्छा नहीं होता। अगर अपने से छठे बैठ जाते हैं 10वें भाव में, तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव मेहनत का होता है। थोड़ा मेहनत ज्यादा होगा, लाभ कम मिलेगा, लेकिन लाभ मिलता है। हम जितना मेहनत पर भरोसा करेंगे, टाइम टेबल से अध्ययन अध्यापन करेंगे, यानी कि यदि पंचमेश 10वें भाव में बैठा हो, वह व्यक्ति टाइम टेबल से पढ़ रहा हो, एक निश्चित समय पर पढ़ रहा हो, तो सरलता सफलता दोनों ही सरलता के साथ में सफलता मिलती है। क्योंकि छठा भाव टाइम टेबल का हो जाता है। भाव से छठे टाइम टेबल करेंगे जी, ठीक है, मेहनत पर विश्वास करेंगे। कुछ वैसे महापुरुष महापुरुष यहाँ पर दूसरे प्रकार के हो गए। विद्यार्थी के लिए महापुरुष कौन सा व्यक्ति होता है जानते हैं आप लोग? गुरु। नहीं। विद्यार्थी के लिए जो महापुरुष होता है, वह जो होता है अभी हाल में ही अपने जानकारी में, अपने मित्र मंडली में कोई व्यक्ति कोई बड़ा नौकरी पाया हो, यह महापुरुष हो जाता है। तो महापुरुषों की जीवनी सुनाएं एवं उससे मुलाकात करवाएं। अगर भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ गया, यानी कि अपने से छठे बैठ गया, तो यह सबसे बढ़िया उपाय है। क्योंकि यह संघर्ष है, मेहनत के भाव में बैठ गया, टाइम टेबल के भाव में बैठ गया। और जो व्यक्ति जान पहचान का है, जिसे बच्चा भी जानता है और या जान सकता है करीब से, वैसे व्यक्ति की वार्तालाप करेंगे और उस व्यक्ति से मुलाकात करवाएंगे, तो वह अपनी मेहनत को इसको बोलेगा कि हाँ भाई इतना मेहनत किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, यहाँ परीक्षा पास किया, फिर इसके बाद में देखिए इतने बड़े ओहदा पे। तो फिर इसके विद्यार्थी के अंदर में जुनून बढ़ेगी, पढ़ने के लिए मेहनत करने का एक जुनून बढ़ेगा। यानी कि पंचमेश मेहनत भाव में आके बैठ गया, तो मेहनत करने से क्या फल मिलता है वैसा इसको दिखलाना पड़ेगा ना, तब ना मेहनत करने के लिए जुनून बढ़ेगा। तब विद्यार्थी के लिए महापुरुष कौन हो गया? या नौकरी जो हाल फिलहाल में अच्छा नौकरी पाया है वह व्यक्ति हो गया कि गांधी जी की चर्चा करेंगे तो फिर या क्या समझे? गांधी जी की चर्चा तो पुस्तकों में है ही। या गांधी जी की चर्चा करेंगे तो ज्यादा जुनून बढ़ेगा, या जो हाल फिलहाल में जो व्यक्ति को नौकरी मिली है उसकी चर्चा करेंगे, उससे मुलाकात करवाएंगे तो जुनून बढ़ेगा? अब आप लोग बोल ही नहीं रहे, फिर मैं क्या बोलूं? जिससे मुलाकात होगा। किससे? वैसे महापुरुष जो आज दुनिया में नहीं है उनकी चर्चा करें, या वर्तमान में जो है, जो वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में जो कामयाब बने हैं वह भी तो महापुरुष ही है ना। क्योंकि उन्होंने विद्या के बल पे अच्छी नौकरी पाई है। नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है आजकल, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या अधिक है और नौकरी की संख्या कम है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं, अगला सूत्र, जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं क्या उसके स्वामी बकरी हैं? आप लोगों के कुंडली में यदि कोई ग्रह बकरी हो तो देखें वह किस भाव के स्वामी हैं। कक्षा में काफी सदस्यगण हैं, आप लोगों के कुंडली में किसी न किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई ना कोई ग्रह बकरी अवश्य होगा। ऐसा कोई ग्रह है जो बकरी है? मेरा पंचमेश है गुरु जी। तो पंचमेश बकरी है। पंचमेश कौन सा ग्रह है? शनि महाराज।
शनि महाराज। तो ये सूत्र है जो हमारे गुरुजनों का कहना है कि जिस भाव का स्वामी बकरी होता है उनकी दशाएं चलती है तो उस भाव के लिए बड़े अच्छे फल देते हैं सामान्यतः। आप बड़े ही तो अगर पंचमेश बकरी है तो पंचमेश की जब दशा चलती होगी तो उस समय आपके बुद्धि भी अच्छा काम करता होगा, या पंचम भाव से संबंधित और भी जो बातें हैं, या उस समय जो आप निर्णय लेते हैं आपने लिया पंचमेश की दशाओं में वह अच्छा फल दिया, यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट दिया। अभी शुरू ही हुई है गुरुजी, शनि की महादशा शुरू हुई कितने दिन पूर्व में शुरू हुआ है? है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है गुरुजी। तो अब यहीं देखे जनवरी से 4 महीने व्यतीत हुए ना, तो इधर देखे कि जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर से पहले जो आप निर्णय लेते थे उसका परसेंटेज कितना था, और जनवरी के बाद से जब शनि की दशाएं शुरू हुई है तो आप अपने बुद्धिमत्ता के सहारे जो निर्णय लेते हैं, जब जो कार्य करते हैं, इसमें ज्यादा सरलता देखने को सफलता मिलती है या पहले मिलती थी ओवरऑल? अभी आपसे भी तभी से जुड़ पाया हूँ गुरुजी, इसलिए अब निर्णय लेने में बहुत आसान रहता है और सही रहता है। नहीं, हमसे जुड़ना तो एक इत्तेफाक है, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चाहे वह ग्रहगण जिस प्रकार से फल दे लेकिन निर्णय लेने में आसानी होगी। नहीं, कहने का मतलब जिस भाव का भावेश बकरी होता है अपने भाव के लिए, जिस भाव का स्वामी है उस भाव के लिए अपनी दशाओं में शुभ फल देता है। यह कॉमन नियम है। लेकिन बकरी ग्रहों का और भी एक नियम है कि बकरी शुभ ग्रह यदि भाव में बैठे हुए हैं, यदि बकरी शुभ ग्रह भाव में बैठे हुए हैं तो अत्यधिक भाव के लिए शुभ फल देते हैं। अगर वक्री पापग्रह है भाव में, अगर वह भावेश नहीं है तो भाव के लिए बड़ी नुकसानदायक फल देते हैं, क्योंकि बकरी पापग्रह अत्यधिक अशुभ फल देता है। बकरी का मतलब एक ही है, बलवान। बकरी का मतलब बलवान। बलवान। हाँ, तो गुरुजी बकरी पाप ग्रह उच्च का हो तो बकरी पापग्रह उच्च का हो तो फिर नीच के जैसे फल दे देते हैं। अगर बकरी पापग्रह नीच के हों तो उच्च के जैसे फल देते हैं। बकरी कोई भी ग्रह भले ही लग्न कुंडली में उच्च के न हो, नीच के न हो, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर नीच के हैं और लग्न कुंडली में बकरी है तो उच्च के जैसा फल देते हैं। भले लग्न कुंडली में वह किसी भी राशि में बकरी है और नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए तो वह नीच के जैसा फल देते हैं। यह सामान्य सा सूत्र है। तो और योग कारक हो तो गुरुजी बकरी ग्रह? बकरी ग्रह योग कारक होना अच्छी बात है। बकरी का एक ही मतलब है कि बकरी ग्रह बलवान हो जाते हैं, काफी बलवान हो जाते हैं। तो अब बलवान ग्रह योग कारक होगा तो अच्छा ही फल देगा, परंतु अपने गुण धर्म वो भी तो देखना चाहिए कि वह ग्रह का गुण धर्म क्या है, भावेश के आधार पर क्या गुण धर्म है, इसको भी देखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों ने जितने सूत्रों का चर्चा किया आप लोगों को समझ में आया होगा, और कल पुनः हम लोग इससे आगे की कड़ी लगातार यह कक्षा चलती रहेगी। बीच में किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक का कोई जगह नहीं होगा, यानी कि समूह में सदस्यगण भी अपने कोई प्रश्न भी लिखेंगे फिर भी उस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। और इसी कुंडली पर आने वाले सोमवार को हम लोग अभ्यास कक्षा का भी आयोजन करेंगे कि जातक की विद्या बुद्धि कैसी होगी।
आप लोग जितना अध्ययन करेंगे उसी आधार पर आप लोग सभी व्यक्ति अपने अपने विचार अवश्य देने का प्रयास करेंगे।